हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th की हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज़ में। हिस्ट्री का क्लास 10th का यूपी बोर्ड के लिए हम अपने इस चैनल पे लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 यानी 3 पार्ट्स में यूरोप में राष्ट्रवाद को ख़त्म किया है। उम्मीद है आप सभी ने उस लेक्चर को देखा होगा और आप इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में, अर्थात जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इतिहास का, एनसीईआरटी का भारत में राष्ट्रवाद, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। ये भी लेक्चर हमारा फर्स्ट रहेगा और 2 या 3 लेक्चर में हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो गाइस, पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम चलेगा नहीं। आप पेन और पेपर लेकर के इन लेक्चर सीरीज़ को आप रिकॉर्ड भी कीजिए, जिससे कि आपको इजीली समझने में मदद मिले और आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा आज का, ठीक है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रवाद के बारे में, गांधी जी का भारत में आगमन से संबंधित तथ्य। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शशराज अंसारी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के पास अवेलेबल हो सके। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि लेक्चर का नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए। ठीक है, सो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, सो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद या भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, सो सबसे पहला सवाल तो यही है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने राष्ट्रवाद को एक्सप्लेन किया है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भी देश के नागरिक का अपने देश से प्रेम होना, लगाव होना, देश से जुड़ा रहना, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के लिए जान निछावर करना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। सो आइए राष्ट्रवाद का डेफिनेशन देखते हैं शॉर्ट में। अगर राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ प्रश्न आए कि राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है, तो आप ये बात डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। ठीक है, किसी भी देश के नागरिक का अपने देश के प्रति लगाव व प्रेम राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कोई देश का अगर सिटीज़न है, नागरिक है, तो उसको अपने देश के प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। बेसिकली इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद या भारत का राष्ट्रवाद। अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उजागर हुआ, क्या वो परिस्थितियाँ थी, क्या वो कंडीशन थे जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ। राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है ना बच्चों। सो राष्ट्रवाद में क्या है, राष्ट्रवाद की जो सबसे निर्णायक तत्व है वो राष्ट्रीयता की भावना होना। किसी भी व्यक्ति के अंदर जब राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं रहेगा, देश प्रेम नहीं रहेगा, तो उसके अंदर राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो सकता है और उस व्यक्ति के साथ साथ, उस समाज के साथ साथ उस राष्ट्र का भी विकास नहीं हो सकता है। आइए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आगे कि किस प्रकार भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखते थे, यानी अंग्रेज
के शासन के फलस्वरूप क्या देखने को मिलता था कि भारत के लोगों को अंग्रेज़ों द्वारा सताया जाता था, परेशान किया जाता था, यहाँ तक कि भारतीय लोगों के अधिकारों को नष्ट कर दिया जाता था या कहें तो कम कर दिया जाता था। शिक्षा का अधिकार उतना नहीं था, बड़े स्कूलों में पढ़ने के राइट नहीं थे, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी भारत में जब अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, अंग्रेज़ों के भारत से प्रेम और अंग्रेज़ों से घृणा, ठीक है, आप कह सकते हैं ये राष्ट्रवाद के दो पहलू, ठीक है। और ये ज़रूरी था, जब आप अंग्रेज़ों की नीतियों का सम्मान नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों का अपमान करेंगे, अंग्रेज़ों से दूर भागना चाहेंगे, इसका मतलब आप भारत के करीब आना चाहते हैं, भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं, ठीक है। सो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, वो क्या प्रमुख कारण थे जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होना चालू हुआ। फर्स्ट एनसीईआरटी में हेडिंग है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से 1918 के बीच। 4 साल ये लगातार युद्ध चलता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अगर इसमें हम समझने की बात करें बच्चों, तो प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां पैदा कर दी थी। नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां वो किस प्रकार से भारत, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, अर्थात अंग्रेजी हुकूमत भारत पे राज कर रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, अर्थात भाग नहीं लिया था, बट अंग्रेज मित्र राष्ट्र के संग वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का नेतृत्व कर रहा था और अंग्रेज के उपनिवेश था भारत, अर्थात भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हुआ। जिससे परिस्थितियां क्या उत्पन्न हुई भारत के अंदर, वो जानने का प्रयास करते हैं। रक्षा के नाम पे भारी व्यय, अर्थात सुरक्षा को लेकर के, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जीतने को लेकर के रक्षा के नाम पे अंग्रेज़ों द्वारा भारत से भारी रुपए में, भारी क्वांटिटी में पैसे का खर्च किया गया, संसाधन का खपत किया गया। युद्ध के नाम पर कर्ज और कर में वृद्धि। भाई जैसे वर्ल्ड वार हो रहा था तो अंग्रेज उन वर्ल्ड वार में व्यस्त थे, और जाहिर सी बात है कि जब कोई भी वॉर होगा तो जान माल की हानि होगी, तो ये सारी भरपाई अंग्रेज चाहते थे कि भारत से ही कर लिया जाए। तो उन्होंने भारत से क्या किया, युद्ध के नाम पे कर्ज लिया, ताकि जब हम युद्ध से जीतेंगे, युद्ध से जब हम जीत जाएंगे तो ये कर्ज भारत देश को चुका देंगे। बेसिकली ये एक साजिश थी अंग्रेज़ों की। कर में वृद्धि कर दिया गया, कर्ज से पेट नहीं भरा अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने टैक्स में वृद्धि कर दिया, हर एक चीज़ों पे, छोटे बड़े चीज़ों पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, और जिससे कि अधिक से अधिक टैक्स का कलेक्शन हो सके और युद्ध में हम लोग, या आप कहें तो युद्ध के नाम पर हम पैसे भारत से अपने देश में अर्थात ब्रिटेन में भेज सकें। ये अंग्रेज़ों की मंशा थी, लालच थी बच्चों, ठीक है। युद्ध के दौरान कीमतों में तेज़ी से वृद्धि। वर्ल्ड वार में भारत तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट यकीनन कभी भी कोई वर्ल्ड वार होता है, या 2 ही अभी तक वर्ल्ड वार हुए हैं, या युद्ध होता है, तो आर्थिक रूप से जो आयात निर्यात होते हैं वो उस देश के या उस युद्ध में शामिल होने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन देशों के जो आयात निर्यात होते हैं संसाधनों का, वो प्रभावित होता है, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि युद्ध जब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो कीमतों में क्या कर दिया गया, तेज़ी से वृद्धि कर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक पैसे का कलेक्शन भारत से हो सके युद्ध के नाम पर, ठीक है। ये जो अंग्रेज़ों की शासन प्रणाली थी वो भारतीयों का खून चूसने वाली प्रणाली थी। ऐसी सिस्टम था जिसमें गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा था और अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा था। हालांकि भारत में ऐसा नहीं था, भारत में भी अंग्रेज़ों के चाटुकार लोग थे। चाटुकार अर्थात अंग्रेज़ों की नीतियों को सपोर्ट करते थे, अंग्रेज़ हुकूमत को सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। बट वो अलग मुद्दा है, जब हम लोग बात करेंगे तो अलग लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अब ये तो थी जो आय के रूप में पैसे रुपए से संबंधित भारत से कलेक्ट किया जा रहा था, भारत का शोषण किया जा रहा था। बट ये तो आर्थिक प्रभाव था। राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती की जाने लगी। अब भाई कोई क्यों जाना चाहेगा जब उस वर्ल्ड वार में हमारा देश इंडिया, भारत स्वतंत्र रूप से जब पार्टिसिपेट नहीं किया है, भाग नहीं लिया है, तो कोई व्यक्ति क्यों जाना चाहेगा उस वॉर में? बट अंग्रेज चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों से हट्टे कट्टे मुस्टंडे लड़कों को भर्ती किया जाए और उन्हें युद्ध में ले जाया जाए, जिससे कि वो ब्रिटेन का बेसिकली नेतृत्व करे। तो ये भारतीय लोगों के अंदर एक द्वेष हो गया, एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध घृणा हो गई। अंग्रेज़ों से ये अब आज़ादी चाह रहे थे, अंग्रेज़ों के इस फैसले से नाखुश थे बेसिकली भारतीय लोग। अच्छा, इसके बाद भी क्या हुआ? फसल खराब होने के कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव भारत में फैल गया। भाई एक तो जो हमारा फसल है उसमें खराबी हो गई है, वो ख़राब हो गया है। और उसमें भी क्या हुआ कि सरकार जो थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, वो क्या कर रही थी? वो टैक्स वसूल रही थी। भाई फसल ख़राब हुआ है, हमें आपसे मतलब नहीं है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी हमें तो टैक्स चाहिए, आपसे लेके ही मानेंगे। तो भारत में क्या होता था कि आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा कहें तो राजनीतिक रूप से भारतीय लोगों का शोषण किया जाता था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के द्वारा बेसिकली। अब ये चीज़ भारतीय लोग अब कहते हैं ना कि हर चीज़ सहने की क्या होती है? एक लिमिट होती है। अब भारतीय लोगों की जो सहनशीलता है ना, सहन शक्ति, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ठीक है। अच्छा, उसी समय एक और चीज़ क्या हुआ, ये सारी चीज़ बच्चों आप नोट करते जाएंगे, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से आप इस लेक्चर को से ज़्यादा लाभ नहीं ले सकते हैं। आप इन स्लाइड में लिखे हुए पॉइंट्स को आप नोट करें। मैंने खुद इसको एनालिसिस करके एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट नोट्स बनाने का प्रयास किया, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, वीडियो देखते रहना है और नोट डाउन करते रहना है अपने हाथों से, पेन और पेपर लेकर के, तभी आप वीडियो का सही ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसी समय क्या हुआ? फ्लू की महामारी फैल गई। भाई एक तो खाद्य पदार्थ की कमी थी, खाद्य पदार्थ की कमी थी, और उसी में क्या हुआ? फ्लू महामारी फैल गया, फ्लू महामारी। अब इसमें क्या हुआ? भुखमरी थी ही, खाद्य पदार्थ के अभाव के कारण महामारी, बीमारी भी फैल गई, फ्लू नामक। अच्छा, इस महामारी के कारण क्या होता है? इस महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे जाते हैं इंडिया में। सोचिए कैसी शासन प्रणाली है जिसमें जो खाद्य सामग्री है उसका उत्पादन सही स्तर पे नहीं हुआ, कमी हो गया फसल खराब होने की वजह से। तो अंग्रेज हुकूमत कैसी है जो इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। शासन के नाम पे तो शासन हो रहा था, बट शासन नहीं, शोषण हो रहा था वो भारतीय लोगों का। 120 से 130 लोग मारे जाते हैं इस महामारी में, ये सोचनीय बात है। यहाँ से भारतीय लोगों के अंदर ना राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, राष्ट्र प्रेम की भावना पनपती है। अब वो चाहते हैं अंग्रेज़ों से आज़ादी लेना, कि भाई बहुत हो गया ये शोषण, अब हम ये शोषण नहीं सहेंगे, अब तो हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। इस तरह से भारतीय लोगों का अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह करके, गुस्सा करके, उनकी नीतियों का विरोध करके भारतीय लोगों के मध्य क्या हुआ? एकमत भावना हुआ, यूनिटी की भावना आई, और ये यूनिटी भारत में राष्ट्रवाद को क्या किया? जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए बात करते हैं सत्याग्रह का विचार के बारे में। गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का विचार। बच्चों, सवाल ये है कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ होता है मैं सत्य के लिए आग्रह करता हूं। फिर आज के समय में लोग सत्य को अपना दुश्मन समझ बैठे हैं, मतलब सत्य तो कोई बोलना ही नहीं चाहता है। क्या आप सत्य बोलते हैं? अगर बोलते हैं
तो बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब ये तो बातें सब लोग बोल देंगे कि सर मैं सत्य बोलता हूँ, बट अगर आप सत्य हैं तो पूरे लेक्चर सीरीज़ को देखें, फॉलो करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब टेलीग्राम पे मैं शेयर करूं तो उसका जवाब दें, तब समझ में आएगा कि आप सत्य के साथ हैं। और टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी लोग ज्वाइन करें, वहाँ इस स्लाइड का नोट्स भी आपको मिलेगा PDF के फॉर्म में। बट ये नोट्स आपको उतना फ़ायदे नहीं करेगा क्योंकि आप जब तक लिखेंगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में टाइप नहीं करना है, लिखना है एग्ज़ाम में जाकर के। सो ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट गांधी जी अफ्रीका से लेकर आते हैं। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी जब अफ्रीका 1893 में गए थे दादा अब्दुल्ला के केस को लेकर के, तो वहाँ सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, 1993 नहीं है, 1893 है। 1893 में गांधी जी चले जाते हैं कहाँ पे? अफ्रीका में। अब सवाल ये है कि सर अफ्रीका में गांधी जी जाते क्यों हैं? तो गांधी जी जब लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके इंडिया वापस आते हैं, तो इंडिया में क्या होता है कि वो अपना प्रैक्टिस करते हैं मुंबई में बैरिस्टर का, वकालत का। गुजरात में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है दादा अब्दुल्ला, उनका बिजनेस रहता है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में बिजनेस रहता है और उनका वहाँ पे कानूनन, मतलब कानूनी कार्रवाई में वहाँ पे फंस जाते हैं। तो वहाँ पे एक केस के लिए वो एक ऐसे वकील को ढूंढते हैं जिसे गुजराती भी आए और अंग्रेजी भी आए। गुजराती इसलिए आए ताकि वो मेरी बात समझ पाए वकील, और अंग्रेजी इसलिए आए ताकि जज वकील की बात समझ जाए। तो आप समझ गए हैं, दादा अब्दुल्ला को एक ऐसे वकील की खोज थी जिसे गुजराती भी आती हो और जिसे अंग्रेजी भी आती हो। तो उन्हें मिलते हैं गांधी जी। सोचिए जरा, अगर गांधी जी दादा अब्दुल्ला से नहीं मिले होते, कोई और व्यक्ति अफ्रीका गया होता, तो शायद गांधी जी की जो जर्नी है गांधी से महात्मा बनने की, वो शायद होती या नहीं होती, ये तो अब कल्पना से परे है। बट एक चीज़ क्लियर है कि गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने अफ्रीका चले जाते हैं। और एक घटना आपने सुना होगा कि गांधी जी को चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पे गोरे और काले समुदाय में बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े लेवल पे भेदभाव था, जो एक स्वस्थ और शिक्षित समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है, शर्म की बात है, डूब के मरने वाली बात है। बट सिस्टम वैसा था। और ये भेदभाव बच्चों सिर्फ अफ्रीका में नहीं था, अंग्रेज़ के आने से पहले भारत में भी था ये भेदभाव, कुप्रथा, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने, भारतीय आंदोलनकारियों ने दूर किया। खैर वो आगे हम लोग बात करेंगे। सो गांधी जी सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किस प्रकार करते हैं, आइए ज़रा इसको विशेष तौर पे समझने वाले हैं। गांधी जी जब अफ्रीका गए थे, तो ये मैंने इतिहास की कुछ कटिंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाई चांस ही कोई हाई स्कूल का विद्यार्थी होगा जो इतिहास के इन क्लिप को देख पाएगा, नहीं तो वो सिर्फ लिखा लिखाया पढ़ेगा और पढ़ करके एग्ज़ाम में लिख करके रट के पास हो जाएगा। बट आपने क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है। आपको समझना है, लर्न करना है, समझ करके एग्ज़ाम में आंसर लिखना है। वो आपका उत्तर होना चाहिए जो समझ पे आधारित हो। यहाँ से आपको 100% मार्क्स गेन होगा, मिलेगा। बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमने क्वेश्चन का आंसर तो पूरा लिखा था बट नंबर नहीं आया। छोटू, नंबर कैसे आएगा? जब किताब को रट करके छाप के आए हो तो एग्ज़ामिनर बेवकूफ़ थोड़ी ना है भैया। नंबर लाने के लिए समझना पड़ता है, और समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, और वीडियो देखना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, क्लास अटेंड करना पड़ता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। 1 महीने में तैयारी होती नहीं बच्चों। सो आप जुड़ जाइए अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं तो। सो चलिए सत्याग्रह को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर
आग्रह। भाई वही तो मैंने बताया कि सत्याग्रह का विचार क्या है। मैं सत्य के लिए आग्रह करता हूँ आप सभी को। सत्य की खोज पर विचार किया जाता था, सत्य के लिए आग्रह किया जाता था और सत्य की खोज पर विचार किया जाता था। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इन्वर्टेड कामा में हमने ये लिखा है, ये पूरी बात आप इसको याद रखें। ये गांधी जी का कथन है कि मैं सत्य के लिए आग्रह करता हूँ। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आप सच्चे हैं, तो आपको अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मानसिक बलबूते आप अपनी लड़ाई खुद जीत सकते हैं। और इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। गांधी ने एक लाठी से साधारण सा इंसान, धोती कुर्ता पहनने वाला इंसान, मिस्टर गांधी, अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा थे और अंततः अंग्रेजों को देश से भगा के ही माने। हालांकि और भी बड़े बड़े क्रांतिकारियों का भारत की आज़ादी में योगदान है, आप और हमारे सभी के पूर्वजों का योगदान है, लेकिन गांधी की इस योगदान को कमतर आंका नहीं जा सकता है। सही है ना। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब अफ्रीका में क्या क्या हुआ था वो एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। आप उसको अगर जानने में इंटरेस्ट है उसकी हिस्ट्री, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। गांधी जी का भारत में आगमन, मैंने बताया 1893 में गांधी जी अफ्रीका चले जाते हैं दादा अब्दुल्ला के केस से संबंधित मामलों के लिए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में आते हैं। याद रखेंगे ये डेट, ऑब्जेक्टिव सवाल है यहाँ से। अब यहाँ से फैक्चुअल और कंसेप्चुअल सब आपको मिलेगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आते हैं वापस, और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब इंडिया गांधी जी आते हैं तो वो ऐसा नहीं करते कि एकाएक भारतीय राजनीति में कूद पड़े। उनके राजनीतिक गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। मिस्टर गांधी के राजनीतिक गुरु कौन होते हैं? मिस्टर गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। वो सलाह देते हैं गांधी जी को कि मिस्टर गांधी या गांधी, आप पहले भारत में अगर राजनीति करना चाहते हैं तो पहले आपको भारत को समझना पड़ेगा, भारत के लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप भारत में राजनीति और भारत को आज़ाद मुल्क बनाने में आप कुछ कर सकते हैं। तो गांधी जी को ये बात समझ में आया, और गांधी जी के चूँकि राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी बात को आदर करते हुए गांधी जी ने ये तय किया कि बिल्कुल सही है गुरुजी, मैं 1 साल भारत का भ्रमण करूंगा। तो गांधी जी बाई ट्रेन 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं, भारत के गांव-गांव तक जाते हैं, गलियों-गलियों तक जाते हैं। इसीलिए तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में या अपने विचार में एक शब्द लाया कि भारत गांव में बसता है। अगर आपको भारत को समझना है, भारत को देखना है, तो भारत के गाँव में जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत गाँव में बसता है। और बिल्कुल सही बात है। 25 से 30% लोग शहरों में रहते हैं, बाकी तो 70% 75% तो गाँव में निवास करते हैं। ठीक है। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप गांव से हैं या शहर से हैं। शहर से हैं तो अच्छे हैं, गांव से हैं तो और अच्छे हैं। ठीक है। गांधी जी के प्रथम 3 आंदोलन, 1 साल भ्रमण करने के बाद, पूरे गांव में घूमने के बाद, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने के बाद गांधी जी 3 आंदोलन करते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1980 में और अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन 1980 में। सो ये बच्चों लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे इन तीनों आंदोलन के बारे में। ये हमारा भारत का राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद का उदय का फर्स्ट लेक्चर रहा। कैसा लगा हमारा ये वीडियो लेक्चर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले ही दिन हम लोग ये 3 आंदोलन के साथ लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।